हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। बिना वक्त गवाए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3, नियोजित विकास की राजनीति। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। जब इंडिया इंडिपेंड हुआ उस समय इंडियन इकोनॉमी किस तरह की थी। मेनली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे लोग, और जो इंडस्ट्रीज थी या उद्योग थे उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब थी। बेसिक चीज़ों की कमी थी, जैसे बिजली है, सड़कें हैं, बाजार है, और गरीबी बहुत ज़्यादा थी। जो बेसिक फैसिलिटीज़ थी उनकी भी कमी थी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था उस समय अच्छी नहीं थी, क्योंकि अभी तक जो ब्रिटिशर्स थे उनका रूल चल रहा था, तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब जब इंडिया इंडिपेंड हुआ उस समय दो तरह के मॉडल ज़्यादा प्रचलित थे। एक था समाजवादी मॉडल और दूसरा था पूंजीवादी मॉडल। अब इंडिया इंडिपेंड हुआ, उसे दोनों में से कौन सा मॉडल अपनाएं, ये प्रॉब्लम आ रही थी। अगर हम समाजवादी मॉडल को देखते हैं तो ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सरकार का रूल ज़्यादा चलता था, प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं था। जो भी कंपनीज थी वो गवर्नमेंट के अंडर काम करती थी। तो समाजवादी मॉडल ज़्यादा प्रचलित कहाँ पर था? सोवियत संघ में। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि समाजवादी मॉडल कहाँ प्रचलित था? सोवियत संघ में। या फिर सोवियत संघ ने कौन से मॉडल को अपनाया हुआ था? तो समाजवादी मॉडल। जो दूसरी तरह का मॉडल था वो था पूंजीवादी मॉडल। अब जो पूंजीवादी मॉडल है ये मेनली प्रचलित था अमेरिका में, और इसमें प्राइवेटाइजेशन पर ज़्यादा जोर था। जो गवर्नमेंट है उसका इंटरफेयर बिल्कुल नहीं था। मेनली जो रोल प्ले कर रही थी वो प्राइवेट कंपनीज ही कर रही थी, या जो प्राइवेट सेक्टर था वो कर रहा था। अब इंडिया के सामने एक प्रॉब्लम आई कि समाजवादी मॉडल और पूंजीवादी मॉडल दोनों में से कौन से मॉडल को अपनाएं जो बेस्ट हो। तो लीडर्स थे, उन्होंने सोचा कि अगर हम समाजवादी को अपनाते हैं तो निजी क्षेत्र की कोई वैल्यू नहीं होगी, अगर हम पूंजीवादी को अपनाते हैं तो गवर्नमेंट की वैल्यू नहीं होगी। इसलिए जो इंडिया के लीडर थे उन्होंने किस तरह की अर्थव्यवस्था को अपनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो कौन सी होती है? मिश्रित बोलते हैं जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी, यानी कि गवर्नमेंट का भी रोल हो और प्राइवेट का भी रोल हो। इस तरह के मॉडल को इंडिया ने अपनाया। क्योंकि अगर मान लो समाजवादी को अपनाते सिर्फ सरकार की चलती, पूंजीवादी को अपनाते सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला होता। इसलिए इंडिया के लीडर समझदार थे और उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है नीति आयोग। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म याद करनी है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। NITI। एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशन, टी से ट्रांसफॉर्मिंग और आई से इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। कौन सा ऐसा आयोग है जो एज ए थिंक टैंक काम करता है? तो आपका आंसर होगा नीति आयोग। जो नीति आयोग है इससे पहले कौन सा आयोग था? तो यहाँ आपका आंसर होगा योजना आयोग। अब हम नीति आयोग के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि नीति आयोग से पहले कौन सा आयोग था और नीति आयोग कब बना। योजना आयोग नीति आयोग का पूर्ववर्ती है, और 2014 में ये सुझाव दिया गया कि योजना आयोग को खत्म कर दिया जाए और नीति आयोग को बना दिया जाए। और 1 जनवरी 2015, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्टैब्लिशमेंट हो गई थी। जब 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना तो उसका अध्यक्ष कौन था? तो आपका आंसर होगा मिस्टर नरेंद्र मोदी। क्योंकि जो नीति आयोग है इसका अध्यक्ष हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है, और जब पहली बार नीति आयोग बना तो उस समय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, और आज भी वही है, अभी भी नीति आयोग के अध्यक्ष वही है। योजना आयोग का भी अध्यक्ष होता था वो प्रधानमंत्री ही होता था। तो ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री, यानी कि नीति आयोग जब बना तो उससे पहले कौन सा आयोग था और नीति आयोग की स्टैब्लिशमेंट कब हुई। तो अब यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर करो। तो योजना आयोग 1950 में बना। योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था, जो 5 ईयर प्लान्स थे वो कौन बनाता था? योजना आयोग। इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता था, और मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इसकी सिफारिशें लागू होती थी। अब आता है नीति आयोग। नीति आयोग 2015 में बना। 2014 में इसे भंग कर दिया गया। इसे, यहाँ ये गलत हो गया क्योंकि 2014 में योजना आयोग को भंग किया गया था, और योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया।
इसके अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। और नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं नीति आयोग की संरचना। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। संगठन के उपाध्यक्ष को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है उसे कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इसमें शासी परिषद होती है। शासी परिषद में कौन इंक्लूड होते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। फिर आती क्षेत्रीय परिषद। इस परिषद का मुख्य कार्य उन मुद्दों का समाधान करना है जो विशेष रूप से कुछ क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। इसमें सीएम और यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, फिर उसका उपाध्यक्ष होता है, शासी परिषद होती है और क्षेत्रीय परिषद होती है। उसके बाद और कौन कौन मेंबर होते हैं? तदर्थ सदस्य। 2 सदस्यों को उनकी क्षमता के अनुसार अनुसंधान यानी रिसर्च जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे चुना जाता है। फिर पदेन सदस्य होते हैं, फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, फिर विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो इन सब से मिलकर, किन सब से? कि यहाँ जैसे प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष, शासी परिषद, क्षेत्रीय परिषद, तदर्थ सदस्य, पदेन सदस्य, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? संरचना करते हैं नीति आयोग की। आई होप यहाँ समझ आ गया होगा आपको। अब यहाँ हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये आपका शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है कि पूंजीवादी मॉडल क्या है और समाजवादी मॉडल क्या है। कि इंडिया ने मिश्रित मॉडल को अपनाया था, जबकि पूंजीवादी मॉडल किसने अपना रखा था? अमेरिका ने। समाजवादी किसने अपना रखा था? सोवियत संघ ने। सबसे पहले हम पूंजीवादी मॉडल को देख लेते हैं। पूंजीवादी मॉडल अमेरिका ने अपनाया। निजीकरण को महत्व दिया, मजदूरों का शोषण होता था, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था थी, अधिक से अधिक व्यापार पर ध्यान था। समाजवादी मॉडल में ये सोवियत संघ ने अपनाया। निजी स्वामित्व यानी प्राइवेट जो ओनरशिप थी उसका विरोध करते थे। समानता पर बल, राज्य का स्वामित्व, राज्य ही नीति बनाता, और नेहरू जी भी समाजवाद के समर्थक थे। नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब ये जो पंचवर्षीय योजनाएं या 5 ईयर प्लान जो बनाता था वो योजना आयोग बनाता था। आयोग को खत्म कर दिया, इसकी जगह किसको बना दिया? नीति आयोग को। अब योजना आयोग खत्म हो गया तो पंचवर्षीय योजनाएं भी नहीं बनती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब बनी? आपको याद रखना है 1951 से लेकर 56 तक। पंचवर्षीय योजना होती 5 ईयर्स के लिए जो प्लान बनते थे कि इन 5 सालों में कौन से एरिया में कितनी डेवलपमेंट करनी है। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था उसमें मेन फोकस किया गया था एग्रीकल्चर के ऊपर, और 1951 में इसको लागू किया गया, और ये 1956 तक ये योजना चली। और इसके योजनाकार कौन थे? के.एन. राज। याद रखना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? के.एन. राज। मेन फोकस प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर दिया गया? कृषि पर। देश को गरीबी से बाहर निकालने के लिए, भूमि में सुधार करने के लिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आता है कि मेन जो अटेंशन दी गई थी वो किसके ऊपर दी गई थी? तो आपका आएगा कृषि के ऊपर। अगर शॉर्ट में आता है तो आप ये वाले पॉइंट सारे लिख सकते हो, और लॉन्ग आता है तो आप इनको एक्सप्लेन करोगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना ये कब बनी? ये 1956 में बनी और 61 तक रही, और इसमें मेन फोकस किसके ऊपर किया गया था? बड़े उद्योगों के ऊपर। और इसके योजनाकार थे पीसी महालनोबिस। उसके कौन थे? फर्स्ट के के.एन. राज, सेकंड के पीसी महालनोबिस। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में किसके ऊपर ज्यादा फोकस किया? कृषि के ऊपर। सेकंड में उद्योगों के ऊपर। और जो अन्य थे कि स्वदेशी उद्योगों को बढ़ाना, आयात कम करना, निर्यात बढ़ाना, बिजली, परिवहन, इस्पात, संचार आदि का विकास करना, तो इनके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। नेक्स्ट आता है हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उससे मेनली जो गेहूं है, चावल है, उनमें ज्यादा प्रोडक्शन हुई थी। तो सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीति अपनाई और उसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। और हरित क्रांति जब आई तो ज्यादा से ज्यादा जो संसाधन थे वो लगाए, सिंचाई सुविधाएं मौजूद की, जिससे किसानों के पास ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और वो उनकी कंडीशन अच्छी हो। अब हरित क्रांति आई, उसमें मेन फोकस किया गया प्रोडक्शन को बढ़ाने पर, और इससे फार्मर की कंडीशन अच्छी हुई। इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव थे, कुछ नकारात्मक। जो सकारात्मक प्रभाव थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपका ये लॉन्ग भी क्वेश्चन बन सकता है और शॉर्ट भी। अगर
शॉर्ट बना तो इस तरह से आ जाएगा कि हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव बताइए, और लॉन्ग बनता है तो हरित क्रांति के नकारात्मक सकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव बताने हैं। तो पहले कर लेते हैं हम सकारात्मक प्रभाव। इसके कारण खेती में पैदावार बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा, गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी हुई, और मेनली कौन से एरिया में, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी, ये भी याद रखना यहाँ, किसानों की जो कंडीशन थी वो अच्छी हुई। तो ये थे सकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव देखते हैं। क्षेत्रीय व सामाजिक असमानता बढ़ी। ये कुछ एरिया में प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, कंप्लीट एरिया में नहीं बढ़ाया, यानी कि जैसे हरियाणा है, यूपी है, पंजाब है, वहाँ तो हरित क्रांति से प्रोडक्शन बढ़ा, बाकी जगह नहीं बढ़ा। सेकंड पॉइंट आता है, हरित क्रांति के कारण गरीब किसान व बड़े भूस्वामी के बीच अंतर बढ़ा। जो पुअर फार्मर थे वो और पुअर हो गए और रिच फार्मर और ज़्यादा रिच हो गए। कि जो लैंड थी उसकी डिग्रेडेशन बढ़ी, कि जो ज़्यादा कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करने से जो ज़मीन थी उनकी उर्वरता कम हुई, ज़मीन की प्रोडक्टिविटी डाउन हुई। तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट हेडिंग आता है श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? दूध से। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? वर्गीज कुरियन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। और ये गुजरात में डेयरी थी अमूल। अमूल डेयरी जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? गुजरात से। और इसमें 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े और उन्होंने इसका विस्तार किया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाया। इसी को श्वेत क्रांति कहा जाता है। तो हमने चैप्टर नंबर 3 नियोजित विकास की राजनीति, बड़े चैप्टर को शॉर्ट करके किया है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।